दिस प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज एक बार फिर प्रस्तुत हूँ बहुत ही खास और कह सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपके रिवीजन को और आपके प्रिपरेशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बेसिकली हर चैप्टर के 5 क्वेश्चंस को टेकअप करने वाले हैं एज सिंपल एमसीक्यूज। सिंपल इन द सेंस कि उसमें असर्शन रीजन वगैरह वगैरह नहीं होंगे। नॉर्मल स्टैंड अलोन जो एमसीक्यूज होते हैं, मैं कुछ प्रैक्टिस पर्पस के लिए 30 क्वेश्चन, दैट मीन्स 5 फ्रॉम ईच चैप्टर मैं आज देने वाला हूँ। एंड जिसमें कि आप सभी क्या करेंगे कि हर क्वेश्चन को सुनने के बाद वीडियो पॉज करिए और अपने आंसर्स को गेस करिए एंड देन रिज्यूम करके अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करिए। तो इन दिस वे आप नियरली 10 to 15 मिनट्स के अंदर में अपने 30 क्वेश्चंस का यानी हर चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं एंड दैट डेफिनेटली विल एनहांस एंड इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि कल के पेपर के लिए आपको काफ़ी ज़रूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और शुरुआत करें अपने हर एक क्वेश्चंस को, आप सभी को एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और लेट नाइट में वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर मैं हर क्वेश्चन का एक फुल एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करूँगा तो डेफिनेटली 30 क्वेश्चंस बहुत बड़ा वीडियो एक बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस क्वेश्चंस एंड उसके बाद उसके आंसर को डिपिक्ट करूँगा सो दैट कि कम समय में आप 30 क्वेश्चंस तक गो थ्रू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। So the first question is, management cannot be seen but its presence can be felt. ये एक statement है। Which characteristic of management is highlighted in the given statement? तो पहचानना है आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो मैनेजमेंट के हैं वो इसमें हाईलाइट किए गए हैं। एंड गिवन ऑप्शंस आर grouping of activity, group activity, then dynamic function, then intangible force, and then continuous process. So the correct answer is of the question is, wait a minute, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटेंजिबल फोर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस एंड एंश्योरिंग दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड इज द फंक्शन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको इस क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजमेंट के किस लेवल पर यह फंक्शन परफॉर्म किया जाता है जहां पर प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस और ये इंश्योर किया जाता है कि जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सके। ये जो फंक्शंस है ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर परफॉर्म किए जाते हैं। एंड ऑप्शंस दिए गए हैं ऑपरेशनल लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेशनल लेवल, जिसको आप सभी समझते हैं लोअर लेवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। अगेन एक स्टेटमेंट है एंड पूछा गया है दिस इज रिलेटेड टू, ये जो स्टेटमेंट है ये मैनेजमेंट से किस तरह से रिलेट करता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट है, क्लाइमेक्स लिमिटेड इज engaged in manufacturing calculators. The firm decided to provide employment to disadvantaged section of the society. तो यहाँ पर जिस कंपनी की बात हो रही है जो कि कैलकुलेटर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका एक टारगेट बताया गया बाई मीन्स कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं डिसएडवांटेज सेक्शन को, यानी कि जिनको कि डेवलपमेंट अच्छे से नहीं मिल पाया है सोसाइटी के अंदर, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हेयर। तो इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव आपको हाईलाइट किया गया है। ऑप्शंस दिए हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पर एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है इन चार में से किसी एक के, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है इट इज़ ईदर फॉर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट। तो बस आपको पहचानना है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये किसकी मीनिंग को डिपिक्ट कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जो आपने पढ़ा हुआ है वेरियस प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के, उनमें से उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो इनमें से किस चीज़ को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बाय मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शंस है,
to reduce a given line or product to fixed type, sizes and characteristics. दूसरा है to provide, to establish interchangeability of manufacture part and products. Third is to eliminate unnecessary diversity of products, sizes and types. And last is to establish standards of excellence and quality in materials. तो इनमें से तीन ऐसे हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं और एक फॉल्स है। जो फॉल्स है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइजेस एंड टाइप्स। Next is she or he keeps machine, materials, tools etc. ready for operations by concerned workers. तो यहाँ पर किसी का एक जॉब प्रोफाइल बताया गया है कि जो मशीन्स, मटेरियल, टूल्स इन सभी को क्या करते हैं, रेडी करते हैं ऑपरेशंस बाय द कंसर्न वर्कर्स। तो हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेटमेंट अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। तो जैसे आप सभी जानते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर दो डिवीजन किए गए फैक्ट्री मैनेजमेंट के, और उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेशलिस्ट यानी 8 स्पेशलिस्ट की बात है। तो इनमें से किसकी बात यहाँ पे की गई है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस और राउट क्लर्क। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैंग बॉस। नेक्स्ट आता है श्याम, जो कि एक परचेज मैनेजर है ऑफ बीटल लिमिटेड, परचेजेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो श्याम बीइंग अ परचेज मैनेजर ऑफ बीटल लिमिटेड क्या करता है? परचेज करता है रॉ मटेरियल, कहाँ से? एक्स लिमिटेड से। इन विच हर बेस्ट फ्रेंड सायरा वर्क्स, जहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड वर्क करती है। तो देयर मीन्स इट मीन्स कि उनके बीच में कोई आपसी साठ गांठ जरूर हुआ है। श्याम परचेज द रॉ मटेरियल एट अ रेट हाइयर देन द मार्केट रेट, और ये उसका सबूत है कि श्याम ने जहां उसकी फ्रेंड वर्क करती है वहां से ऑर्डर दिया, क्यों? इसके बावजूद कि वहां का रेट हाइयर देन है मार्केट रेट से। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन वायलेटेड? तो इस पूरे केस में कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का अवॉइड या वायलेट किया गया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जनरल इंटरेस्ट को ओवरलुक करते हुए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया गया। इस मेंटल रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जैसा आप जानते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन एक टेक्निक है जो कि टेलर ने दिया था। वो इनमें से कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड ऑन है? ऑप्शन है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यानी अगेन एक तरह से फीचर्स कह सकते हो आप दिए गए हैं। तो इनमें से ऑप्शन है एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, फ्लेक्सिबल एंड लास्ट इज कॉन्टीजेंट। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लागू होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही नहीं है। नाउ इससे पहले कि हम वीडियो के आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे एफर्ट्स आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल? तो आप सभी जानते हैं कि हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अपने अपने एलिमेंट्स हैं, अपने अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो कौन सा ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसका मेन जो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स है वो बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल्स हैं? लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। हाँ, एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम समय की शॉर्टेज में है, तो मैं जैसा कि आपको बोल चुका हूँ कि मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट करेक्ट आंसर्स के साथ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ विद आंसर्स। तो अगर किसी क्वेश्चन से के एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत है तो आप अपने फीडबैक को, अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई opportunities, threats, both A and B, and last none of the above. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेचुरी वार्निंग ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये लिखा होता है ऑन द पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स। ये एग्जाम्पल है किस चीज का? सोशल एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स हैव एडवर्सली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ
वॉचेस एंड कैमराज। तो एज वी कैन ऑब्जर्व कि जो वॉचेस एंड कैमराज के बिजनेस हैं उसको काफ़ी बुरी तरह से असर किया है मोबाइल फ़ोन के इंट्रोडक्शन ने। तो विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद द गिवन केस? कौन सा डायमेंशन यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो एनवायरनमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है इस अबव केस में? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, social environment, technological environment, or legal environment? And I know it's very easy to identify. It is option number C, that is technological environment. Now, which of the following is an example of political environment? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनमें से आपको एक रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सा एग्जांपल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है। फर्स्ट इज extent and nature of government intervention in business. Next, online booking of rail and air tickets instead of going to reservation office. Next, equal pay to male and female workers for equal work. And last, nature of relationship of our country with foreign countries. Correct answer इसका है option A, that is extent and nature of government intervention in business. Next is planning is helpful for. सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी, better utilization of resources, reducing risk of uncertainty, maintaining flexibility. आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं आप सभी जानते हैं। चार आपको यहाँ पे स्टेप्स न्यूमरेट किए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों का करेक्ट सीक्वेंसिंग, जिसका फिलहाल ऑर्डर हमने रखा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, setting objectives, identifying alternative courses of action and developing premises. तो इनका करेक्ट आंसर जो सीक्वेंसिंग का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज सेटिंग्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आएगा। देन आपका आएगा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आएगा थर्ड, दैट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एंड उसके बाद आएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग इंडिकेट्स दैट प्लानिंग, यानी प्लानिंग का जो फीचर्स है उसमें परवेसिवनेस एक है, तो इसका क्या मतलब होता है, क्या वो इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन है एक्सटेंड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इज अ टॉप मैनेजमेंट फंक्शन, इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड लास्ट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो ये हाईलाइट करता है ऑप्शन ए, यानी कि एक्सटेंड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। Next is which one of the following elements is not a barrier to effective planning? Options है जिसके rapid environmental changes, inadequate appreciation of planning, then organizational inflexibility, and last social responsibility. Correct answer इसका option number D, that is social responsibility. Next आता है identify the statement which is not correct. चार statements हैं, तीन सही है, एक गलत है, तो आपको पहचानना है कौन सा गलत है in regards to planning. Planning is required at top level management only. Planning guarantees success. Third is planning facilitates decision making, and last है planning is a time consuming process. तो आउट ऑफ द फोर ऑप्शन फर्स्ट में गलत लिखा है कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। एज वी ऑल नो कि प्लानिंग एवरी लेवल पर चाहिए, ना कि टॉप लेवल। हाँ, ये जरूर है कि टॉप लेवल पर जो फ्रिक्वेंसी ऑफ प्लानिंग है, क्वांटिटी ऑफ प्लानिंग है, वो ज़्यादा होती है, बट प्लानिंग हर जगह होती है, इसीलिए कहते हैं परवेसिव। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। डेलीगेशन के प्रोसेस में इनमें से कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन है ग्रांट अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी टू द सबऑर्डिनेट, क्रिएशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, एंड लास्ट शिफ्ट ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ऑप्शन ए बी सी है वो आपके डेलीगेशन के प्रोसेस के वेरियस स्टेप्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो उसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बेसिकली यहाँ है सिमिलर फंक्शंस आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट, या फिर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड, देन फॉर्मल रिलेशनशिप आर स्पेसिफाइड, एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन इज ऑब्टेन्ड। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिमिलर फंक्शंस आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है दक्ष वॉज गिवन अ टास्क बाय हिज सुपीरियर। दक्ष के सुपीरियर ने उसको एक काम दिया है टू कंप्लीट इट इन 20 डेज, 20 दिनों में कंप्लीट भी करना होगा। दक्ष डेलीगेटेड द टास्क टू टू ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। दक्ष ने अपने दो सबऑर्डिनेट्स को ये टास्क डेलीगेट कर दिया है। वन ऑफ द सबऑर्डिनेट मेट विद एन एक्सीडेंट एंड कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। तो दो में से जो एक सबऑर्डिनेट है वो किसी एक्सीडेंट से भिड़ जाते हैं, जिसके वजह से वो अपने काम को नहीं पूरा कर पाते।
हु इज आंसरेबल टू दक्ष's सुपीरियर फॉर दिस टास्क। तो ऐसे केस में दक्ष का जो सुपीरियर उसके लिए कौन आंसरेबल होगा। ऑप्शंस दिए हैं, दक्ष खुद होगा, या दक्ष's सबऑर्डिनेट होंगे, या बोथ ए एंड बी होंगे, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दक्ष। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से 3 करेक्ट होंगे तो एक इनकरेक्ट है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा इनकरेक्ट है। Responsibility flows upward as every subordinate is responsible to his superior. Next, manager remains accountable even after delegation. Third, formal organization satisfies social needs of the employees. And last, functional structure is economical. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक तरह से गलत स्टेटमेंट है, बाकी 3 बिल्कुल सही है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको सेटिस्फाई करता है सोशल नीड्स को। ठीक है, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनाइजनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आता है इफ अ कंपनी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी यूजफुल, यानी सुटेबिलिटी पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन हैं डिविजनल, फंक्शनल, बोथ ए एंड बी, एंड नीदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर इसके लिए है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फसाइजेज ऑन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका मेन फोकस है इनमें से किस कॉन्सेप्ट का होता है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड ऑप्शंस हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है विच टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स इज एन इम्पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा टूल जो है वो इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है आउट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। ऑप्शन है सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एडवर्टीजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है पैकेजिंग का, यानी 3 है और एक नहीं है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट मीन्स प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन इज द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। Which marketing concept places importance to attract and persuade customers to buy the products? Selling concept, product concept, production concept and marketing concept. Correct answer है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी selling concept. Which of the following is a function of labeling? इनमें से कौन सा फंक्शन है लेबलिंग का, यानी 3 नहीं है और एक है। Describe the product and specify its content. Second, identify the product. Third, product protection, and last both A and B. तो इस तरह से आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। यानी ऑप्शन ए में लिखा है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, ये भी फंक्शन है लेबलिंग का। और ऑप्शन नंबर बी यानी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ये भी फंक्शन है लेबलिंग का। तो ये थे 30 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, जिससे कि आपका एक क्विक रिकैप हो सका कि आपने कितना तैयार किया अपने एग्जाम को। और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन ऑफ माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स कि आप अच्छा करो एग्ज़ाम में और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको।